हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मजे में? तो आप देख रहे थे कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने सीखा कि बहुत सारी कंडीशंस हैं विच कैन डिनाई योर आईटीसी, राइट? कि आपको आईटीसी नहीं क्लेम होगी, करने को मिलेगी अगर ये बातें हो जाती हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए और देखते हैं क्या क्या कंडीशन हमें मीट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू क्लेम आईटीसी। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। अगर आपको माल टुकड़ों में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंने 100 पीस का ऑर्डर दिया सप्लायर को, राइट? सप्लायर ने कहा कि ठीक है, मैं बिल बना के आपको भेज दे रहा हूं, लेकिन माल अभी ना 80 पीस ही है, 20 पीस कम है, ये 20 पीस मैं एक हफ्ते बाद आपको भिजवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल दे दो, 80 पीस माल दे दो, 20 पीस बाद में भेज देना। क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको माल पूरा ना मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बात इतनी नहीं है कि आपको माल मिल जाए, बिल आ जाए, ये भी बात का ध्यान रखना है कि माल पूरा मिल जाए। तो अब बात ये आती है मन में कि अच्छा सर, 100 पीस का ऑर्डर दिए थे, 80 पीस माल आ गया है, ठीक है, यानी 80% माल आ गया, तो क्या हम 80% क्रेडिट ले लें? मतलब जितना भी आईटीसी बनता है उसका 80% हम ले लें, क्लेम कर लें? नहीं, आप 1 रुपए की आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि पूरा माल ना आ जाए। देखिए क्या लिखा है, आईटीसी अवेलेबल ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। अगर माल लॉट्स में आ रहे हैं, मतलब टुकड़ों में आ रहे हैं, एक बार में अगर आपको माल रिसीव नहीं हुआ है, तो जब आखिरी टुकड़ा माल का आ जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपके गुड्स की रिसीव हो जाएगी, तब जाके आप क्या करेंगे? आईटीसी क्लेम करेंगे। In case the goods covered under an invoice are not received in single consignment but are received in lots or installment, ITC can be taken only upon receipt of the last lot or installment. Example, XYZ enters into a contract with ABC for supply of 10 metric ton of a chemical for rupee 1,18,000, which is inclusive of GST of 18,000 rupees in the month of August. The chemical is to be delivered in lots over the period of 3 months. 3 महीने में इसकी डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। ABC raises the invoice for the entire amount in August and XYZ also makes the payment in the same month, but the supply is completed in November. अब देखिए, अगस्त में इन्वॉइसिंग हो जाती है, 3 टुकड़ों में माल आना था, तो मे बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये माल आया। अब कह रहा है कि क्रेडिट कब ली जा सकती है? जब नवंबर में आखिरी माल आ गया है ना, तब क्रेडिट ली जा सकती है। दो XYZ पेड द फुल टैक्स एज अर्ली एज इन अगस्त, इट कैन टेक द आईटीसी ऑफ द सेम ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट लॉट ऑफ द केमिकल, दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कितनी सारी कंडीशन है भाई साहब आईटीसी क्लेम करने की, है कि नहीं? अब अगली कंडीशन, पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। आईटीसी आप कब क्लेम करते हो? दो चीजें मेजरली होती हैं, एक तो इनवॉइस आ गई हो, दूसरा माल आ गया हो। क्या पेमेंट कर देना जरूरी है? नहीं, इनवॉइस आ गया हो, माल आ गया हो, आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन अगर 180 दिन के अंदर अंदर आप उसकी पेमेंट नहीं करते, तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। 1 जनवरी 2025 को आपको इनवॉइस मिलती है 1,00,000 प्लस 18,000 जीएसटी इजिकल टू 1,18,000 रुपया, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। यानी आपको इसकी पेमेंट कब तक कर देनी है? 6 महीने के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है। पेमेंट शुड बी डन, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर का मतलब ये हुआ, इनफैक्ट एक दिन पहले ही आपका 30 जून तक इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। 30/6/25 तक पेमेंट शुड बी डन। अगर पेमेंट 30/6 तक नहीं हुआ तो क्या होगा? ये जो 18,000 रुपए की आपने क्रेडिट ली है, ये रिवर्स करनी पड़ेगी। ये क्रेडिट तो आप पहले ही ले लिए थे जैसे ही इनवॉइस आया था, तो इस समय तक अगर पेमेंट नहीं हुई तो आप क्रेडिट आप रिवर्स करेंगे, यही बात यहाँ बताएगा।
अच्छा, दिस इज 180 डेज, तो आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे इनफैक्ट। देख लेते हैं 180 डेज के अंदर पेमेंट। जनवरी का हो गया, जनवरी में क्या दिन बचे, 30 दिन बचे जनवरी के, फरवरी 28, मार्च 31, मई का 30, तो ये अभी कितना हुआ, 8 1 9 3 2 5 5 3 8 9 10 11 11 119 दिन। ठीक है, अभी 119 दिन हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं नहीं, एक सेकेंड रुकिए, फिर से लिखते हैं। जनवरी का 30 दिन है बचा, 1 तारीख की बिल है तो 30 दिन जनवरी में है, हो गया। फरवरी में 28 हो गया, मार्च में 31 हो गया, अप्रैल का 30 हो गया, मई का 31 हो गया, ठीक है, और जून 30 तक हमको लगता है यहाँ तक आ जाएगा 180 दिन। 8 2 10 7 1 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 15 3 18 180 दिन। हाँ, 30 जून तक ही आएगा 180 दिन। तो 30 जून तक इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर 30 जून तक पेमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट पे टू द सप्लाई द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अलॉन्ग विद द टैक्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। However, where a registered person who has availed the ITC on any input supply fails to pay to the supplier thereof the amount towards the value of such supply, whether wholly or partly, along with the tax payable thereon within 180 days from the date of issue of the invoice by supplier, shall pay or reverse an amount equal to the ITC availed in respect of such supply proportionate to the amount not paid to the supplier. Proportionate to the amount not paid to the supplier, along with interest payable thereon under section 50 while furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice. जब भी 180 दिन बीतेगा तो आपको अब आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी और अब आप ब्याज के साथ ये पैसा भरेंगे, ठीक है। आईटीसी कितनी रिवर्स करनी पड़ेगी ये बता देते हैं आपको, ब्याज आपको देखना नहीं है इसलिए उसकी बात करेंगे नहीं, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए कि ब्याज के साथ ये पैसा भरना पड़ता है, आपको सिर्फ इससे मतलब है आईटीसी रिवर्स कितनी होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पेमेंट कितनी हुई है, पेमेंट हुई है मान लीजिए निल, तो आईटीसी रिवर्स केस ए, ऐसे लिखते हैं केस ए, पेमेंट हुई है निल, तो आईटीसी रिवर्स कितना होगा पूरा, आईटीसी रिवर्स हो जाएगा 18,000, ठीक है। केस बी, पेमेंट विद इन 180 डेज इज इक्वल टू 50,000, 50,000 रुपए की टोटल पेमेंट हुई है, ठीक है। 50,000 रुपए की पेमेंट अगर हुई है तो यानी बाकी कितना है, 68,000 रुपया है, 68,000 है ना, 1,18,000 की बिल थी उसमें से 50,000 पे हुआ है, तो रिवर्स कितना होगा आईटीसी, आईटीसी रिवर्स्ड एक फॉर्मूला की तरह आप याद कर लीजिए चाहिए तो, आईटीसी रिवर्स्ड होता है अमाउंट अनपेड, कितना पैसा बाकी है पे करने को, डिवाइडेड बाय टोटल इनवॉइस इनटू जीएसटी ऑन इनवॉइस। अमाउंट अनपेड 68,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल इनवॉइस था 1,18,000 रुपया, 50,000 पे हुआ है यानी 68,000 रुपया बाकी है, जीएसटी ऑन इनवॉइस 18,000 रुपया, देख लीजिए। $10,373 इतना रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आईटीसी आप रिवर्स करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और दें, केस सी लीजिए, अमाउंट पेड विद इन 180 डेज इज इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 रुपए की पेमेंट हुई है। पेमेंट के करनी कितनी थी,
पेमेंट करनी कितनी थी? 1,18,000 रुपया ना आपने 1 लाख पे किया, यानी 18,000 रुपया अभी भी अनपेड है। ठीक है, तो अनपेड अमाउंट अपॉन टोटल इनवॉइस इनटू जीएसटी ऑन इनवॉइस, ये कर दिया आपने। ये जो 18,000 है ये लिखे अनपेड अमाउंट। ठीक है, 18,000 डिवाइडेड 2,746 रुपये, राइट। Exceptions. This condition of payment of value of supply plus tax within 180 days does not apply in the following situations. जो कंडीशन है फॉर पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, ये बात यहां पे अप्लाई नहीं करेगा, इन सिचुएशंस में अप्लाई नहीं करेगा। क्या है? सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे रिवर्स चार्ज के तहत मुझे खुद को ही जीएसटी भरनी है, वहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं करता कि 180 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी है। ठीक है, अब क्यों सरकार को यहां पे दिक्कत नहीं आई, ये समझिए 180 दिन, क्योंकि सरकार को इस बात से मतलब थोड़ी ना कि आप सप्लायर को समय पे पेमेंट कर रहे हो कि नहीं, इससे उसको कुछ नहीं लेना देना है। सरकार को एक्चुअली दर्द हो गया था, तकलीफ हो गई थी। मैं बताऊं सरकार की तकलीफ क्या थी। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि ये बताओ, इसके पास बिल आई, ठीक है, बिल आई, माल आया और ये क्रेडिट ले लिया, 1 रुपया ये पे नहीं किया है सप्लायर को, तो किस बात की आईटीसी ले रहा है? आ रही बात समझ में? तो इसलिए गवर्नमेंट को यहां पे दिक्कत हो रही थी कि पेमेंट करो सप्लायर की पेमेंट करो 180 दिन के अंदर। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? इसके विपरीत होता है एकदम। वहां पे क्या होता है, इनवॉइस मेरे पास आई, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इन रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी खुद ही सरकार को जमा कर देना है। तो यहां पे सरकार को जीएसटी मुझसे तो मिल गई, तो अब सरकार अब टेंशन नहीं ले रही है, कह रही है 180 दिन में पेमेंट करो चाहे मत ही करो, हमको क्या लेना देना है, मेरी जीएसटी तो हमको मिल गई ना। रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी सरकार को तो रेसिपेंट ने खुद ही दे दी, सरकार मस्त है। अब जो फॉरवर्ड चार्ज होता है वहां पे रेसिपेंट अगर पेमेंट किया ही नहीं तो सरकार को लग रहा है कि अरे यार किसी को वो 1 रुपया दिया नहीं है, तो किस बात की आईटीसी क्लेम करके बैठा हुआ है, रिवर्स मारो उसकी आईटीसी को। अंडरस्टूड। दूसरा, डीम सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में क्या होता है कि विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई कहलाती है, राइट। तो विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई कहलाती है, तो सरकार तो जीएसटी लेगी ही उस पर। लेकिन एक बात बताइए, क्या मुझे सप्लायर को पेमेंट करनी है? नहीं, ये तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन पे जीएसटी है ना। तो पेमेंट तो करनी ही नहीं है यहां। जब पेमेंट करनी ही नहीं है तो क्या ये कंडीशन लगा सकते हैं कि 180 दिन में पेमेंट कर दीजिए आईटीसी क्लेम करने के लिए? कैसे लगा दे भाई, पेमेंट तो करनी नहीं है, कभी नहीं करनी है वहां। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, कह रहा है रिवर्स चार्ज के तहत अगर आपको जीएसटी पे करनी है ना, तो फिर वो 180 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरा कह रहा है अगर शेड्यूल 1 वाली सप्लाई, अरे शेड्यूल 1 वाले में पैसा ही नहीं देना होता है, जब देना ही नहीं होता है पैसा तो कंडीशन कहां से लगा दोगी कि 180 दिन के अंदर देना है। आइए तीसरी बात करते हैं, एडिशन मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाईज being incurred by the recipient of the supply as per section 15(2)(b। ये क्या है? Addition made to the value of supplies on account of suppliers liability। याद आ रहा है आपको ये क्या था? सप्लायर को कोई पेमेंट करनी थी लेकिन रेसिपेंट ने वो पेमेंट डायरेक्टली कर दी, ठीक है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दिया जाता था, यही था सेक्शन 15(2)(b) में। ठीक है, यानी अगर सप्लायर की कोई पेमेंट रेसिपेंट को करनी होती है और वो उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाता है, तो कह रहा है उस पे उस वैल्यू जो ऐड हो गई है उस पे 180 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा। एक बात बताइए, उस पे 180 डेज वाला क्लॉज लगा ही कैसे सकते हो? अब तो हमें वो पेमेंट अपने सप्लायर को करनी नहीं ना है, वो तो मैंने सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को कर ही दी है ऑलरेडी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको वो कंडीशन याद हो सेक्शन 15(2)(b) की, तो क्या था? देखिए, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है,
और ये सप्लायर ऑफ सप्लायर है, मेरे सप्लायर का सप्लायर है, ठीक है। मेरे सप्लायर ने मुझे कुछ गुड्स दिया और इसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे बोला कि तुम मेरे सप्लायर को ₹1000 पे कर दो और मुझे क्या करो, ₹2000 पे कर दो। तो सेक्शन 15(2)B में आपने ये सीखा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो रेसिपेंट ने सप्लायर और सप्लायर को पेमेंट की है ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 2000 प्लस 1000, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है ये जो 1000 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ा है इस पे 180 डेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा। 180 डेज नॉट एप्लीकेबल। अब क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, अरे भाई साहब ये 1000 रुपया तो हम वैसे भी इसको नहीं देने वाले हैं ना, इसको दे ही कहां रहे हैं हम, ठीक है। ये तो हमको किसको देना है, ये तो हमको इसको देना है, और या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऑलरेडी दे ही चुके होंगे, वो सप्लायर हमसे पहले ही पैसा दिलवा दिया होगा उसका, और दिलवाया नहीं दिलवाया इस बात पे लागू नहीं हो रहा है, कह रहा है कि ये पेमेंट तो इसको जानी ही नहीं है, तो इस पे 180 डेज वाली क्लॉज नहीं लग रही है, ठीक है ये बात। तो अगर सप्लायर अपने खुद पेमेंट लेने की बजाय किसी और को रेसिपेंट से पेमेंट दिलवाता है तो किसी और को जो पेमेंट दिलवाता है उस पे 180 दिन वाला नियम नहीं लगेगा। अंडर सिचुएशन पॉइंट गिवन इन पॉइंट्स बी एंड सी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन पेड, ठीक है। ये बी और सी में ये हमेशा मान ही लिया जाता है कि पेमेंट हो गई है, इसमें यही माना जाता है कि पेमेंट हो गई है, इसमें तो पेमेंट होनी ही नहीं है इसलिए मान लिया जाता है पेमेंट हो गई है, और ये किसी थर्ड पार्टी को दिलवाता है तो भी यही माना जाता है कि सप्लायर को पेमेंट मिल गई है, ठीक है। जैसे जब हम इस सप्लायर को 2000 रुपये देंगे ना तो पता है क्या माना जाएगा, पेमेंट पूरे 3000 की हो गई है। अगर अभी 3000 रुपये की बिल आई है, अभी हमने दिया ही नहीं 1 रुपये भी, ठीक है, तो भी 1000 रुपये जो मुझे इसके सप्लायर और सप्लायर को देना है ये तो मान ही लिया जाता है कि इसकी पेमेंट हो गई है। Example, due to quality dispute, PZP Limited withheld payment on a machine supplied by a vendor till it could be rectified. Over 180 days went by in this dispute. The credit taken by PZP on the invoice needs to be paid or reversed along with the interest in GSTR 3B furnished for the month after completion of 180 days. अब ये एग्जाम्पल आपको ये समझाना चाहता है कि कोई भी जेन्युइन कारण भी है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक जेन्युइन कारण था भाई इस वजह से मैंने बिल को डिले किया है तो मुझे क्रेडिट मिल जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कारण हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो क्रेडिट रिवर्स की जाएगी। तो ये एग्जाम्पल ये बताना चाह रहा है कि जो रेसिपेंट था वो ये कह रहा है कि भाई अभी मशीन जो हमने खरीदी थी ना उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने सप्लायर से कहा कि तुम इस खराबी को सही कर दो, खराबी को सही करो पैसा ले जाओ अपना। तो सिंस अभी खराबी 180 दिन के अंदर सही नहीं हुई है इसलिए मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो सरकार कह रही है ठीक है भाई कोई भी वजह हमको इससे क्या मतलब है, तुम 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं ना किए हो, आईटीसी रिवर्स करो और जब पेमेंट कर दोगे तो आईटीसी ले लेना, ठीक है। Now coming to next point, if depreciation claimed on tax component ITC not allowed, ये समझिए। अगर आप एक कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, ये क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है, मान लेते हैं ये कितने की है 5 लाख रुपया प्लस इस पे 18% GST लगा है, ये कितना हो जाता है 90,000 रुपया, 5,90,000 रुपया, ठीक है। अब 5,90,000 रुपए का या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या दो ऑप्शन होता है, या तो आप डेप्रिसिएशन ऑन 5,90,000 क्लेम कर लीजिए और या फिर आप डेप्रिसिएशन ऑन 5 लाख क्लेम कीजिए एंड 90,000 की आईटीसी ले लीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बात समझ में आई।
अगर आप 90,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं ना, तो फिक्स्ड एसेट जो अकाउंट्स में दिखाया जाता है वो 5 लाख रुपए का होता है और डिप्रीशिएशन से 5 लाख रुपए पे मिलता है। और या तो फिर अगर आपको फिक्स्ड एसेट ही 5,90,000 का दिखाना है तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। देखिए एंट्री करने का दो ही में से एक तरीका हो सकता है, या तो हम एंट्री ऐसे करेंगे, देखिए अगर ये आपको करना है तो आप एंट्री करते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, अब 590 की एंट्री मारते हैं सीधे सीधे। और नहीं तो अगर आपको आईटीसी क्लेम करनी होती है तो आप एंट्री करते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, फिर लिखते हैं आप इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट आईटीसी 90,000 रुपया और टू सप्लायर 5,90,000। तो इसमें फिक्स जैसे 5 लाख का हो जाता है, आप डेप्रीशिएशन 5 लाख पे लेते हैं, 90,000 की आपको आईटीसी मिल जाती है। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज कर सकते हैं, मतलब आप आईटीसी भी ले लें और डेप्रीशिएशन भी ले लें उस 90,000 पे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि आप आईटीसी नहीं लेना चाहते हो ये पॉसिबल है, आप डेप्रीशिएशन ले लीजिए, कोई मनाही नहीं है, यू कैन क्लेम डेप्रीशिएशन। बट इन केस आप आईटीसी ले लेते हैं तो यू कैन नॉट क्लेम डेप्रीशिएशन ऑन दैट अमाउंट। If the person taking ITC on capital goods and plant and machinery has claimed depreciation on the tax component of the cost of the said item under the Income Tax Act 1961, the ITC on the said tax component shall not be allowed. अगर आपने depreciation claim किया under income tax on that tax amount, then you cannot claim that tax as ITC. Thus, in respect of the tax paid on such item, dual benefit cannot be claimed under income tax and depreciation law simultaneously. In other words, either depreciation on tax component can be claimed under income tax or ITC of such tax paid can be availed under GST law. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी 30th November of the succeeding financial year or date of filing of relevant annual return whichever is earlier. एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? एनुअल रिटर्न क्या होता है? पूरे साल भर की एक कंबाइंड रिटर्न जाती है, ठीक है, कंपोजिट रिटर्न। ये एक समरी हो जाती है मंथली रिटर्न की, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है, तो वो तो हम फाइल करते ही हैं। उसके अलावा साल की एक रिटर्न और जाती है, वो कब जाती है? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करें तो ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2025। तो इसकी एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी, एनुअल रिटर्न ड्यू डेट ये होगी 31 दिसंबर 2025। ठीक है, सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर ये होता है। अब टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ये कौन से आईटीसी की टाइम लिमिट की बात कर रहा है? अगर कोई आईटीसी आप क्लेम करना भूल गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे पास कोई बिल आई, माल आया, लेकिन हम आईटीसी लेना ही भूल गए उसको, पॉसिबल है, हो सकता है आप भूल गए। अब भूल गए तो क्या करें? ये मैंने परचेज कब किया था मैं बताऊं? ये तो बड़ी पुरानी परचेज थी। ये परचेज मैंने किया था अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 की एक परचेज है, मैं आईटीसी लेना भूल गया, आईटीसी नॉट टेकन। अब क्या करें? कब तक ले सकते हैं इसकी आईटीसी? आप इसकी आईटीसी ले सकते हैं 30th नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर तक, यानी कि कह रहा है 30/11/2025 तक। अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? ये फाइनेंशियल ईयर अगस्त 24 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 24-25, ठीक है। 24-25 के बाद वाला फाइनेंशियल ईयर 25-26, उस 25-26 फाइनेंशियल ईयर का नवंबर, अगले फाइनेंशियल ईयर का नवंबर, आप ऐसे समझिए। तो 30 नवंबर 2025 और द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर एनुअल रिटर्न की डेट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अब एनुअल रिटर्न की आखिरी डेट तो ये है, लेकिन आप जमा कब करोगे? कभी भी कर सकते हो, 31 मार्च 2025 के बाद आप जब चाहे जब कर लो। हो सकता है आपने जुलाई में ही रिटर्न जमा कर दी अपनी एनुअल रिटर्न, ये तो आखिरी डेट है ना भाई, आपको दिसंबर तक समय मिल रहा है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया, आप तो कब जब चाहे जब जमा कर सकते हो। तो मान लो आपने 20 अगस्त को ही जमा कर दिया एनुअल रिटर्न, तो आपको कब तक क्रेडिट क्लेम कर लेनी थी अगर कोई भूल गए हो? तो भाई 20 अगस्त तक,
ठीक है। तो एनुअल रिटर्न की जमा करने की डेट या फिर 30 नवंबर विचेवर इज अर्लियर। अब मान लो भैया आप आखिरी में जमा करोगे, अभी आप किए ही नहीं हो, तो 30 नवंबर तक आपके पास समय है, ठीक है ये बात, राइट। अब आप आईटीसी तो डेबिट नोट के बेसिस पे भी क्लेम करते हो, याद आ रहा है ना आपको। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे दोनों बात समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इनवॉइस जो थी वो थी 15 सितंबर 2024 की, ठीक है। 1,00,000 प्लस 18,000 इस पे जीएसटी, 1,18,000 की, ठीक है। अब सप्लायर ने ये ध्यान दिया कि ओ माय गॉड ये तो बिल गलत बन गई थी, ठीक है, इसने पैसा कम ले लिया था। तो सप्लायर आपसे पैसा कैसे लेता है, और डेबिट नोट बना के। उसको ये बात याद आती है 15/4/25 को, हो सकता है ऐसा, हाँ। उसने क्या किया, मुझे फ़ोन किया, कहा कि भाई साहब एक सितंबर में जो बिल बनी थी वो गलत हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जो डिफरेंशियल है ले लो। तो उसने कहा 20,000 प्लस उस पर 3600 जीएसटी मिला के 23,600 रुपया देना होगा आपको। जब उसने ये डेबिट नोट की बात बताई तो मुझे याद आया, ओ माय गॉड मैं तो उस इनवॉइस की क्रेडिट लेना भी भूल गया था। अब मुझे ये बात याद आ रही है, ठीक है। मैं कब तक ये क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं, सपोजिंगली कि अभी तक मैंने रिटर्न जमा नहीं किया, एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न अगर जमा नहीं की है तो कब तक हम जमा कर सकते हैं, इस इनवॉइस के लिए क्या डेट है, इस इनवॉइस के लिए डेट है अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर। अगला फाइनेंशियल ईयर कहाँ जाएगा, ये अगला फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, ठीक है। 25-26 फाइनेंशियल ईयर का 30/11/25 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट टू क्लेम क्रेडिट, राइट। अब इस डेबिट नोट का ड्यू डेट टू क्लेम आईटीसी कहां से होगा, ये इसी इनवॉइस का डेबिट नोट है। ये डेबिट नोट किस इनवॉइस का है, इस इनवॉइस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू दिस इनवॉइस है, ये इससे रिलेटेड है। लेकिन जो डेट आपको मिलेगी वो कहां से मिलेगी, जो डेबिट नोट का डेट है ना वहां से आपको समय मिलेगी। अब ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, डेबिट नोट 25-26 का है, तो हमको 26-27 वाले 30 नवंबर तक का डेट मिल जाएगा। यानी इसके लिए मेरी डेट है 30/11/26, लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी। हाँ, मैंने ये बात भी बताई है आपको कि साथ में एक डेट और होती है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो मैंने तो बता ही दिया कि एनुअल रिटर्न अभी फाइल नहीं हुई है, ये मानते हुए लास्ट डेट बता दीजिए कहां तक समय मिलेगा, यहां तक का समय है, ठीक है। अगर एनुअल रिटर्न पहले ही जमा कर दिए, जैसे अगर हम 24-25 के एनुअल रिटर्न इस डेट के पहले ही जमा कर देंगे तो फिर ये 18,000 लैप्स हो जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे इसको क्लेम। मतलब एनुअल रिटर्न में लास्ट अगर कोई समय है तो एनुअल रिटर्न में आप फाइल कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए वो। और अगर एनुअल रिटर्न अभी जमा ही नहीं हुई है तो 30 नवंबर के पहले पहले हम जो भी रिटर्न जमा करेंगे उसमें क्लेम कर लेंगे आईटीसी। जिस भी महीने की रिटर्न है वो पुरानी आईटीसी क्लेम कर लीजिए इस महीने में। The ITC on invoices pertaining to a financial year or debit note issued in a financial year can be availed any time till 30th November of the succeeding financial year or the date of filing relevant annual return, whichever is earlier. ठीक है। Here in the case of debit note, the date of issuance of debit note, and not the date of underlying invoice is relevant to determine relevant financial year. Relevant financial year जब आप determine कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा डेबिट नोट के केस में डेबिट नोट की डेट को देखिए, ना कि वो किस इनवॉइस से रिलेटेड है उस इनवॉइस की डेट को मत देखिए। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं। हरक्यूलिस मशीनरी डिलीवर्ड अ मशीन टू XYZ, अ मंथली रिटर्न फाइलर अंडर GST in the month of January under invoice number this dated this for rupees 4,15,000 plus GST and undertook trial run and calibration of the machine as per the requirement of XYZ. The amount chargeable for the post delivery activities was covered in debit note.
रेस्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 24 फॉर ₹50,000 प्लस जीएसटी। तो 2 इन्वॉइसेस इसको मिल रही हैं, एक 28 जनवरी 24 को है इतना, और फिर अप्रैल 24 में है इतना। ठीक है। XYZ डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न फॉर 23-24 टिल द एंड ऑफ नवंबर तक, अभी नवंबर 24 तक उसका 23-24 का रिटर्न फाइल हुआ ही नहीं है। ठीक है। The time limit to avail ITC in respect of tax paid for invoice number 49। अच्छा, इस इनवॉइस का लास्ट डेट तब क्या हो जाएगा आईटीसी क्लेम करने का? ये 23-24 फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का, यानी ये इसके लिए डेट हो जाएगी 30 नवंबर 24। इसके लिए लास्ट डेट है 30/11/24, और इसके लिए लास्ट डेट क्या है इसको क्लेम करने की? ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया, तो 25-26 वाला 30 नवंबर, 25-26 वाला 30 नवंबर का मतलब हो गया 30/11/25। इसके लिए ये डेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) डज नॉट अप्लाई टू क्लेम फॉर रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैव बीन रिवर्स्ड अर्लियर। अभी किसकी बात कर रहा है? आपको याद है 180 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आईटीसी रिवर्स हो जाती है। वो आईटीसी आपकी 180 दिन के अंदर पेमेंट ना करने की वजह से रिवर्स हो गई थी। अब उसकी पेमेंट आपने की है 3 साल बाद। ठीक है, एनुअल रिटर्न फिटर्न सब फाइल हो चुकी है उस साल की। क्या आप क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे? आंसर इज यस। कह रहे हैं ये जो सेक्शन 16(4) है वो उस केस में अप्लाई नहीं करेगा जहां पर आपकी आईटीसी जो रिवर्स हुई थी उसका वापस से रिवर्सल रीअवेलमेंट हो रहा है, रीअवेलिंग ऑफ क्रेडिट दैट हैज बीन रिवर्स्ड अर्लियर। ठीक है, एंड व्हाई वाज इट रिवर्स्ड अर्लियर? इट वाज रिवर्स्ड अर्लियर बिकॉज पेमेंट was not made in 180 days. So I'll just tell you again कि 180 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं होती है तो आईटीसी क्या होती है? रिवर्स हो जाती है, लेकिन बाद में आप उसे रीअवेल कर सकते हो पेमेंट करने पे। अगर पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, ठीक है, 2-3 साल भी लग गए, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रिवर्स हुई थी तो ये हो सकता है। हाँ, अगर आप भूल गए और आपने क्रेडिट क्लेम की ही नहीं तो अब वो क्रेडिट क्लेम नहीं हो पाएगी। वो उसकी जो लास्ट डेट है वो ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रपोर्शन ऑफ 1 टैक्सेबल सप्लाईज टू बिजनेस पर्पसेस। ITC is restricted in proportion to the use of goods and or services in the taxable or zero rated supply and business purposes। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। आईटीसी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। नंबर 2, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। तीसरा, कॉमन क्रेडिट। चौथा, इनएलिजिबल क्रेडिट, या फिर इसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट भी। ठीक है, पांचवा हो गया नॉन बिजनेस क्रेडिट। एक एक करके समझाते हैं सबको। मान लीजिए मेरी आउटपुट सप्लाई 2 है, प्रोडक्ट ए भी हम बेचते हैं और प्रोडक्ट बी बेचते हैं। प्रोडक्ट ए टैक्सेबल है जबकि प्रोडक्ट बी एग्जेम्प्ट है। मेरी 2 आउटपुट सप्लाई है। तो जितना भी हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट ए बेचने के लिए, क्या प्रोडक्ट ए बेचने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट ए ही खरीदते होंगे? नहीं, प्रोडक्ट ए को बेचने के लिए हम बहुत सारी सर्विसेज लेते होंगे और भी कुछ चीजें खरीदते होंगे। प्रोडक्ट ए खरीदते हो सकता है उसको फर्दर पैक करके फिर प्रोडक्ट ए को बेचते हैं तो उसके लिए पैकिंग मटेरियल खरीदते होंगे। बहुत सारी परचेजेस हो सकती है प्रोडक्ट ए के लिए एक्सक्लूसिवली। तो अगर जो भी मेरी परचेजेस प्रोडक्ट ए को सेल करने के लिए है,
इन ऑर्डर टू सेल टैक्सेबल गुड्स, जितनी भी मेरी परचेज है उसके आईटीसी को कहा जाता है एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। बात समझ गए? एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई वाली आईटीसी कौन सी है? जो भी परचेजेस हम टैक्सेबल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करते हैं, उस परचेज की जो आईटीसी है वो आईटीसी कहलाती है एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। अब क्या प्रोडक्ट बी बेचने के लिए भी हम कुछ चीजें खरीदते होंगे? हाँ, प्रोडक्ट बी बेचने के लिए प्रोडक्ट बी खरीदे हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें खरीदे हैं, तो वो जितनी भी चीजें हम प्रोडक्ट बी को बेचने के लिए खरीदे हैं वो कहलाती है, वो उन परचेजेस की आईटीसी कहलाती है एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है। अब कॉमन क्रेडिट क्या है? क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ परचेजेस ऐसी हैं जो जिसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कि इसकी वजह से, बता ही नहीं सकते, ये दोनों की वजह से है। अब जैसे मेरी ऑफिस में एसी लगी है, ठीक है, या मेरी दुकान में दोनों प्रोडक्ट बिकता है, दुकान में एसी लगा है, तो अब बताओ एसी किसकी वजह से लगा है? मेरी दुकान में दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी भी है, और दुकान में एसी लगा है, तो भैया एसी किसकी वजह से लगा है? ए की वजह से लगा है कि बी की वजह से लगा है? अरे भैया अब ये थोड़ी ना बता सकते हैं। जैसे एक दुकान पे साड़ियां भी बिकती हैं और सूट्स भी बिकते हैं, तो अगर उस दुकान में एसी लगा हुआ है तो तुम बता सकते हो साड़ी की वजह से एसी लगा है कि सूट की वजह से लगा है? अरे ये कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो अब एसी पर जो जीएसटी पे किया गया है वो कॉमन क्रेडिट है। आई बात समझ में? व्हाट इज कॉमन क्रेडिट? कॉमन क्रेडिट वो है जब आप परचेजेस को ये नहीं बोल सकते ये किसकी वजह से है। ठीक है, अगर इसकी वजह से जितनी भी परचेज है उसका आईटीसी ये रहा, इसकी वजह से जितनी परचेज है उसका आईटीसी ये रहा, अगर कोई परचेज ऐसी है जो इसकी वजह दोनों की वजह से है तो वो है कॉमन क्रेडिट। ठीक है, फिर होता है इनएलिजिबल या ब्लॉक्ड क्रेडिट। ये वो क्रेडिट है जो आपको मिलेगा ही नहीं, सरकार कहती है ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये किसकी वजह से क्या है ये सबसे मतलब नहीं, ये क्रेडिट ही ब्लॉक है, इसको मत बाइफरगेट करो बाकी में। ठीक है, नॉन बिजनेस क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि आपकी परचेजेस नॉन बिजनेस में यूज हुई थी, यानी मैंने माइक तो खरीदा लेकिन मेरे घर पे इस्तेमाल हो रहा है, मैंने एसी तो खरीदा लेकिन वो मेरे घर पे इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन बिजनेस। ठीक है, तो क्रेडिट याद रहेगा। आईटीसी क्या क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है हम बिल स्टडी एट होम के नाम से बनवा के एसी घर पे लगवा दें? अरे पॉसिबल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं हम ऐसा। लेकिन जीएसटी कह रहा है कि नहीं भैया, क्रेडिट नहीं देंगे हम इसकी। जो चतुराई लगाए हो तुम कि बिल ऑफिस के नाम से बनवाते हो अपने और घर पे लगाते हो एसी, क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इसकी आपको फुल क्रेडिट मिलती है, फुल क्रेडिट मिलती है। इसका नो क्रेडिट, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसके आउटपुट एग्जेम्प्ट है ना। अगर किसी चीज का आउटपुट एग्जेम्प्ट होता है तो उसकी परचेज का भी आईटीसी नहीं मिलता। कॉमन क्रेडिट ये अपोर्शन हो जाएगा, मतलब बांट दिया जाएगा। ये कॉमन क्रेडिट जितने, मतलब एसी का जो क्रेडिट है वो पूरा नहीं मिलेगा, हम बांटेंगे। हम कहेंगे प्रोडक्ट ए की वजह से कितना, प्रोडक्ट बी की वजह से, एक रेशियो में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाता है? जिस महीने में एसी आया है ना उस महीने की सेल देखी जाएगी ए और बी की। ठीक है, या बाकी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो जिसकी क्रेडिट कॉमन क्रेडिट है, तो उसको देखा जाएगा कि ए और बी की उस महीने की सेल क्या, उस सेल के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, क्रेडिट को यानी पूरी क्रेडिट नहीं मिलती। इनएलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट है भाई, ये तो मिलती ही नहीं है। अगर बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, नॉन बिजनेस वाली परचेज का आईटीसी है तो इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ओ सर, क्रेडिट 5 प्रकार की होती है, बड़े बढ़िया से आपने बता दिया, लेकिन क्रेडिट मिलेगी 2 तरीके की। एक तो मिलेगी फुल क्रेडिट हमको जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है, और जो कॉमन क्रेडिट है वो बांट दी जाएगी। ठीक है, बांटी कैसे जाती है इसके 2 रूल हैं। ठीक है, 2 रूल हैं। ठीक है, अपोर्शन करने के 2 रूल हैं, रूल 42 और रूल 43। ठीक है, 42 इज फॉर इनपुट और इनपुट सर्विस और 43 इज फॉर कैपिटल गुड्स, जो आपको देखना नहीं है। ये बांटने का तरीका इस रूल में बताया गया है जिससे आपको मतलब नहीं है, मोटा मोटी मैंने बता दिया आपको, टर्नओवर के रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है,
मतलब अगर इनपुट सर्विस की परचेज होगी तो उसको क्रेडिट बांटने का तरीका अलग है, और कैपिटल गुड्स की अगर क्रेडिट है, जैसे एसी की क्रेडिट थी, तो उसे बांटने का तरीका कुछ और है। क्या मैं कोई और एग्जांपल भी ले लूँ कॉमन क्रेडिट का? ले लेता हूँ। मैंने एक एडवर्टीजमेंट कराया है जिसमें दोनों प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, ए और बी। तो ये क्या है? एडवर्टीजमेंट इनपुट सर्विस है, ठीक है, ये इनपुट सर्विस है, ठीक है। कैसी क्रेडिट है? इनपुट सर्विस पे, इस पे जो मैंने जीएसटी पे किया है इस सर्विस के परचेज पे, वो कौन सी क्रेडिट है? कॉमन क्रेडिट है, दोनों के रिस्पेक्ट में है। रूल 42 के हिसाब से उसे बांटा जाएगा। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, ये सब कुछ सेक्शन 17 में दिया गया है। राइट, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग सेक्शन 17 से फिर आपके साथ स्टार्ट करेंगे। विल स्टॉप हियर।